कहानी की शुरुआत में हम ईमान को देखते हैं। ईमान एक बैंक में कैशियर की जॉब करता है। रोज की तरह सुबह सुबह ईमान अपने काम पर आता है। इतनी अच्छी जॉब होने के बावजूद उसकी सैलरी सिर्फ 2000 रिंगिट थी, जो उसे बहुत कम पड़ती थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत, जो कि बैंक की रेगुलर कस्टमर है, वो ईमान के पास 1 सेंट के बहुत सारे सिक्के लेकर आती है। उसे वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाने हैं। ईमान उसे मना कर देता है और बोलता है कि वो 1 सेंट के कॉइन एक्सेप्ट नहीं करते। तभी वहां बैंक का मैनेजर रेजा आ जाता है। वो औरत ईमान की कंप्लेन रेजा से कर देती है। रेजा ईमान को डांटता है और कॉइन एक्सेप्ट करके उस औरत से माफी मांगने को बोलता है। ईमान उस औरत से माफी मांगता है। इस वजह से ईमान का मूड खराब हो जाता है। इसीलिए वो ब्रेक लेकर अपनी फ्रेंड इंटर्न के साथ कॉफी पीने जाता है। इंटर्न बैंक के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की हेड है इंटर्न, और ईमान बचपन से दोस्त है। लेकिन उस वक्त इंटर्न के पास उसकी बॉस आयरीन थी। आयरीन इंटर्न को डांट रही थी क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग सर्वर बहुत देर से डाउन चल रहा है और इंटर्न को इसका सलूशन नहीं मिल रहा। आयरीन उससे बोलती है कि अगर उसने इस प्रॉब्लम को जल्दी ठीक नहीं किया तो वो उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर लेगी। इंटर्न बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ईमान दूर से खड़ा ये सब देख रहा था। ईमान इंटर्न को पसंद करता है, लेकिन उसे बताने की उसकी हिम्मत नहीं होती। इंटर्न को याद आता है कि ईमान स्कूल के दिनों से कंप्यूटर में एक्सपर्ट है। इंटर्न ईमान से हेल्प मांगती है। ईमान बताता है कि उसके सिस्टम में डिजिटल कर्मा नाम का वायरस आ गया है। हैकर ने उन्हें वार्निंग भी भेजी थी कि 2:30 बजे से पहले उसे 30 मिलियन के बिटकॉइन चाहिए, नहीं तो वो उनके बैंक के कस्टमर के सारा डाटा डिलीट कर देगा। ईमान सिस्टम से उस वायरस को हटाकर कस्टमर का पैसे बचा लेता है। यह देखकर इंटर्न बहुत खुश होती है। फिर दोनों बैंक के बिल्डिंग के टेरेस पर जाकर लंच करते हैं। आगे हम देखते हैं ईमान शाम में बैंक से अपने घर आता है, लेकिन उसका पेट अचानक खराब हो गया था। वह भागते हुए फ्लैट में जाता है। फ्लैट के अंदर जाते ही उसे बहुत सारे बॉक्सेस दिखाई देते हैं, लेकिन वो बॉक्स पर ध्यान नहीं देता। वॉशरूम से फ्री होने के बाद ईमान अपने फादर से उन बॉक्सेस के बारे में पूछता है। उसके फादर बताते हैं कि उन बॉक्स में ब्लैक क्यूमिन टैबलेट्स है। ब्लैक क्यूमिन टैबलेट एक मेडिसिन है जो पेट की खराबी और बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए खाई जाती है। ईमान को लग रहा था उसने अपने फादर को फ्लैट का रेंट पे करने जो पैसे दिए थे, उन्होंने उन पैसों से मेडिसिन खरीद ली। इसीलिए वो उन्हें डांटकर अपने रूम में चला जाता है। फिर ईमान खुद से बात करते हुए कहता है कि वह कभी अपने फादर जैसा ही था। जब वह कॉलेज में था तब वो हमेशा कॉलेज का सर्वर हैक किया करता था, इसीलिए उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। यहां हमें पता चलता है कि ईमान को हैकिंग का पूरा नॉलेज है। कुछ देर बाद ईमान अपने रूम में अपना लैपटॉप पे काम करता है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है, इसीलिए वह अपने रूम से बाहर निकलता है। तब वो देखता है उसके फादर जमीन पर बेहोश पड़े थे। ईमान घबराकर जल्दी से अपने फादर को हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर ईमान को बताता है उसके फादर को हार्ट अटैक आया था। वो फिलहाल ठीक है, लेकिन उनकी बायपास सर्जरी करनी होगी। डॉक्टर बताता है गवर्नमेंट के जरिए बायपास करवाने पर उसे कम पैसे लगे, लेकिन गवर्नमेंट के इलाज के लिए कम से कम 2 से 3 हफ्ते वेट करना होगा और उसके फादर के पास उतना टाइम नहीं है। इसीलिए उसे अपने फादर को किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा। लेकिन प्राइवेट बायपास सर्जरी का खर्च 60,000 होगा और हॉस्पिटल का बिल अलग से देना होगा। यह सुनकर ईमान बहुत मायूस हो जाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। ईमान के साथ उसकी फ्रेंड इंटर्न भी थी। इंटर्न कहती है उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो लोन लेकर ईमान की हेल्प करेगी। अगले दिन लोन के लिए ईमान भी अपने बैंक मैनेजर के पास आया था। उसका मैनेजर कहता है उसे ईमान के फादर के लिए अफसोस है, लेकिन वो उसे लोन नहीं दे सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ की कैटेगरी में है और वो अभी बाकी एम्प्लॉय की तरह परमानेंट नहीं है। ईमान कहता है उसे बैंक में काम करते हुए 2 साल हो गए, वो अब भी परमानेंट क्यों नहीं हुआ। मैनेजर कहता है क्योंकि इन 2 सालों में उसका कस्टमर के लिए बिहेवियर उतना खास नहीं रहा, इसीलिए उसे परमानेंट नहीं किया गया। मतलब उसे अपने ही बैंक से लोन नहीं मिलेगा। ईमान हॉस्पिटल से आकर अपने फादर के पास कुछ सोचते हुए बैठ जाता है। तभी इंटर्न आकर बताती है कि उसका लोन भी अप्रूव नहीं हुआ, लेकिन उसके पास 30,000 है जो उसने सेव किए थे। लेकिन ईमान इंटर्न की सेविंग लेने से मना कर देता है। अब ईमान बहुत परेशान था
क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं कि वह अपने फादर को बचा सके। शाम में थक हार कर ईमान वापस अपने घर आता है और दरवाज़ा खोलने के लिए अपने पॉकेट से चाबी निकालता है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है। ईमान जैसे ही पलटता है, दो लोग उसके सिर पर रोड से हमला कर देते हैं। अगले सीन में हमें एक ब्रॉथर दिखाया जाता है। वो दोनों लोग ईमान को बेहोश करके वहीं ले जाते हैं और एक चेयर पर बैठा देते हैं। कुछ देर बाद वहां देवान नाम का आदमी आता है, जो वहां का बॉस था। वो पहले ईमान को डराता है, फिर बताता है कि उसके फादर ने बिजनेस करने के लिए उससे 30,000 उधार लिए थे और अब उसे पैसे वापस चाहिए। तभी ईमान को याद आता है कि घर आने पर जो उसने मेडिसिन के बॉक्स देखे थे वो उन्हीं पैसों के थे। फिर देवन ईमान को 2 दिन का समय देता है। अगर 2 दिन में उसे पैसे नहीं मिले तो वह उसे जान से मार देगा। आगे हम देखते हैं, ईमान अगले दिन वापस बैंक में अपनी जॉब पर आया था। अभी वह बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि अब उसे हॉस्पिटल के बिल के साथ दीवान के 30,000 भी देने हैं। लेकिन ईमान के पास कुछ भी पैसे नहीं हैं। ईमान के सिर पर रॉड की चोट साफ नजर आ रही थी। ईमान बैंक में जाने के बाद एक लड़के को देखता है जिसका नाम ऐश है। बैंक के बाकी एम्प्लॉयज भी ऐश के साथ ही खड़े थे। ऐश ईमान के पास आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी वहां इंटर्न आती है और ईमान को बताती है कि ऐश उसका न्यू असिस्टेंट है। ऐश के वहां से जाने के बाद इंटर्न ईमान से उसकी चोट के बारे में पूछती है। तब ईमान बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसका सिर एक दरवाजे से टकरा गया। ईमान जब अपने काउंटर पर बैठा था तब टेंशन और चोट की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही थी। तभी वहां वही ओल्ड लेडी आती है जो कुछ दिन पहले बहुत सारे कॉइन डिपॉजिट करवाने आई थी। वो ईमान को अपनी पासबुक दिखाते हुए कहती है कि उसके अकाउंट से कुछ दिनों से पैसे कट रहे हैं, कभी 1 सेंट, कभी 2 या 4 सेंट। आमतौर पर इतने कम पैसे कटने पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन वो बूढ़ी औरत कुछ सेंट के लिए बैंक में ईमान से लड़ने आई थी। ईमान की तबीयत पहले से खराब थी और वो टेंशन में भी था। ईमान का उस बूढ़ी औरत को गालियां देने का मन कर रहा था, लेकिन वहीं पर मैनेजर भी खड़ा था। इसीलिए ईमान उस औरत के हाथ से पासबुक लेकर देखता है। उसमें से सिर्फ 1 पैसा ही कटा था। तब ईमान खुद से कहता है कि यह आइडिया उसे क्यों नहीं आया। उसके हर सवाल का जवाब उसके पास ही था, लेकिन फिर भी वह परेशान था। अगले सीन में हम देखते हैं शाम को ईमान अपने घर आता है। उसे पता था हैकर किसी का भी कंप्यूटर हैक करने एक मेल भेजते हैं। उस मेल में एक फाइल या लिंक होती है जिसे ओपन करने पर सिस्टम हैक हो जाता है और उस कंप्यूटर का अनऑथराइज्ड एक्सेस हैकर को मिल जाता है। फिर वो कहीं से भी बैठकर उस सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। ये बात ईमान को अच्छी तरह पता थी। वो अपने घर जाने के बाद अपना लैपटॉप ऑन करता है और फिर से सारे कैलकुलेशन लगाता है कि हॉस्पिटल का बिल 60,000 और उसके फादर का लिया उधार 30,000, मतलब उसे टोटल 90,000 की जरूरत है। फिर वो बैंक की इंक्वायरी करता है, जिससे पता चलता है उस बैंक में 95 लाख कस्टमर है। अगर उसने सारे अकाउंट से 1 पैसा काट भी लिया तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 95 लाख लोगों का एक साथ 1 पैसा काटने पर ईमान के पास 90,000 जमा हो जाएंगे और इसके अलावा ईमान के पास कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए वो अपने लैपटॉप में एक मालवेयर मतलब वायरस बनाता है, जिसे वो एक सिंपल दिखने वाली फाइल में छुपाता है और उस फाइल का नाम बिनटांग बैंक अकाउंट ओपनिंग एप्लीकेशन रखता है। फिर बैंक में कॉल करके 1 दिन की मेडिकल लीव लेता है ताकि उस पर किसी का शक ना हो। इसके बाद ईमान फेक ईमेल जनरेटर से एक फेक ईमेल बनाता है और उस फेक ईमेल से बैंक को वायरस वाली फाइल मेल कर देता है, ताकि जब वहां का स्टाफ उस फाइल को ओपन करे तब मालवेयर मतलब वायरस पूरी तरह से बैंक के सिस्टम में फैल जाए और उसकी मदद से बैंक के सिस्टम का एक्सेस ईमान को मिल सके। और होता भी ऐसा ही है। मैनेजर बैंक में आने के बाद ईमान का भेजा हुआ मेल चेक करता है और उस फाइल को ओपन कर देता है। जैसे ही मैनेजर फाइल ओपन करता है, ईमान को बिनटांग बैंक के सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है। दरअसल मैनेजर का पीसी सर्वर कंप्यूटर था, मतलब बैंक के सारे सिस्टम मैनेजर के पीसी से ही कनेक्टेड थे। मतलब अब वो मैलवेयर मैनेजर के पीसी से बैंक के सारे कंप्यूटर में फैल गया था। ईमान का मिशन बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव पीसी को ढूंढना था, जिसके जरिए वह बैंक के सेंट्रल सर्वर को हैक कर सके। ईमान को पता था वायरस के एडमिन पीसी में पहुंचते ही एडमिन पीसी हैंग हो जाएगा,
जिसे ठीक करने के लिए वो इंटर्न को बुलाएंगे। फिर इंटर्न एडमिन पीसी को रिब्यूट करेगी और उसमें फिर से आईडी पासवर्ड डालेगी। तब वो आईडी पासवर्ड ईमान को पता चल जाएगा, जिससे वो बैंक के सेंट्रल सर्वर में पहुंचेगा। ईमान जानता था हर बैंक में एक सर्वर रूम होता है जिसमें बैंक और कस्टमर के बीच के हर ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल और ऑपरेशंस होते हैं। दरअसल हर बैंक में एक कलेक्शन अकाउंट होता है जिसमें सभी कस्टमर का सर्विस चार्ज, जीएसटी, क्रेडिट कार्ड, पेमेंट, ट्रांसफर फीस और ऐसे बहुत सारे चार्जेस जमा होते हैं। ईमान 95 लाख अकाउंट में से 1 पैसा सर्विस चार्ज के तौर पर काट लेता है, जिसका अमाउंट 95,000 होता है। फिर उन पैसों को बैंक के कलेक्शन अकाउंट में जमा करता है। इसके बाद ईमान बैंक के डोरमेट या इनएक्टिव अकाउंट ढूंढता है। तब उसे गुंडो एंटरप्राइजेस के नाम का एक अकाउंट मिलता है जो 10 साल से इनएक्टिव था। ईमान उन 95,000 को गुंडो एंटरप्राइजेस के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। अब ईमान उन 95,000 से अपनी सारी परेशानियां खत्म कर सकता था, इसीलिए वह खुशी से नाचने लगता है। तभी उसे किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। वो देवन के लोग थे जिसे ईमान को 2 दिन में 30,000 वापस करने थे। वो अपने पैसे लेने आए थे। ईमान समझ गया था यह वही लोग हैं, इसीलिए वह दरवाजा नहीं खोलता और अपना लैपटॉप उठाकर घर की खिड़की से भागने लगता है। वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। उन्होंने ईमान को भागते हुए देख लिया था। ईमान जल्दी से बाहर निकलकर अपनी बाइक के पास जाता है ताकि वो उनसे दूर भाग सके, लेकिन वो बाइक की चाबी घर में ही भूल गया था, इसीलिए उसे वैसा ही भागना पड़ता है। वो लोग ईमान को पकड़ने उसका पीछा कर रहे थे। भागते हुए ईमान को एक कार दिखाई देती है। वो टैक्सी समझकर उसमें बैठ जाता है और बिनक बिंटांग बैंक चलने कहता है, लेकिन ड्राइवर कहता है ये टैक्सी नहीं कैब है, इसीलिए उसे पहले अपने मोबाइल ऐप से कैब बुक करनी होगी। तब ईमान उसे कुछ पैसे देता है और जल्दी गाड़ी चलाने कहता है। ड्राइवर ने भी उन लोगों को ईमान के पीछे आते हुए देख लिया था, इसलिए वह जल्दी से गाड़ी भगाता है। कुछ दूर चलने के बाद ईमान देखता है वो लोग अपनी बाइक से उसका पीछा कर। यह देखकर ड्राइवर कार को और तेजी से चलाता है। तो ईमान सोचता है कि वो 95,000 को विड्रॉल कैसे करेगा, क्योंकि अगर उसने डायरेक्ट अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके विड्रॉल किया तो वो फंस जाएगा और एटीएम से विड्रॉल नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें लिमिट सेट होती है। इसीलिए उसे बैंक जाकर गुंडो एंटरप्राइजेस अकाउंट से कैश विड्रॉल करना होगा। फिर ईमान अपना लैपटॉप निकालता है और गुंडो एंटरप्राइजेस की मेल आईडी से बिंटंग बैंक की दूसरी ब्रांच को मेल करके बताता है कि गुंडो एंटरप्राइजेस का एक एम्प्लॉय कैश लेने बैंक पहुंच रहा है। फिर ईमान बैंक में कॉल करता है और वहां के मैनेजर को बताता है कि वो गुंडो एंटरप्राइजेस से बोल रहा है। उसका नाम मामू है। उसके बॉस ने उसे बैंक से कैश लेने भेजा है। इसके बाद ईमान किसी तरह उनसे बचते हुए बैंक पहुंचता है। बैंक में जाने के बाद वो मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर ने पहले ही 95,000 विड्रॉल करके रखे थे। ईमान मैनेजर को बताता है कि वही मामू है। तब मैनेजर उसे आईडी दिखाने कहता है, लेकिन ईमान कहता है कि वो जल्दबाजी में आईडी लाना भूल गया, लेकिन उसके फोन में आईडी का फोटो है। दरअसल ईमान ने पहले ही मामू नाम की आईडी अपने फोन में बनाकर रखी थी। तब मैनेजर उसे पैसे दे देता है। ईमान पैसे लेकर बैंक से निकल रहा था, तभी वो लोग भी बैंक पहुंचते हैं और कैब ड्राइवर से झगड़ा करने लगते हैं। ईमान जल्दी से बाहर जाता है और उनके 30,000 उन्हें दे देता है। तब वो लोग वहां से चले जाते हैं और ईमान चैन की सांस लेता है। आगे हम देखते हैं ईमान बचे हुए पैसों से अपने फादर की बाईपास सर्जरी करवाता है। अगले दिन ईमान अपने जॉब पर बिना किसी टेंशन से पूरे कॉन्फिडेंट के साथ जाता है। वह हमेशा की तरह इंटर्न के लिए उसके केबिन की तरफ लंच करने जा रहा था। तब ईमान देखता है इंटर्न के केबिन में पहले से उसका असिस्टेंट ऐश था। इंटर्न उसके साथ कॉफी पी रही थी। तब ईमान बिना इंटर्न से मिले वहां से चला जाता है। बैंक से अपना काम खत्म करके ईमान अपने फादर के पास हॉस्पिटल जाता है। उसके फादर की सर्जरी हो चुकी थी। वो अपने फादर के पास खड़ा होकर सोच रहा था कि उसने जो किया वो गलत है, लेकिन उसे अपने फादर की जान बचाने के लिए ऐसा करना ही पड़ा। फिर सीन अचानक शिफ्ट होता है और हम बिंटांग बैंक के मैनेजर रेजा मतलब ईमान के बॉस को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा जख्मी था और जमीन पर घुटनों पर बैठा अपनी जान की भीख मांग रहा था। किसी ने उसके सिर पर गन तान रखी थी। मैनेजर बहुत रोता है और कहता है कि उससे गलती हो गई और अब वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा,
लेकिन वो आदमी उसे शूट कर देता है और बनटेक बैंक के मैनेजर की मौत हो जाती है। जिस आदमी ने मैनेजर को मारा था उसका चेहरा दिखाया नहीं जाता और यहां पहला एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं ईमान बैंक के सर्वर रूम में है और उसे कॉइन गिरने की आवाजें आ रही हैं। ईमान जब उस जगह पर जाकर देखता है तब वहां उसे वो खुद दिखाई देता है जो नीचे पड़े बहुत सारे कॉइन उठाकर अपने पेट में डाल रहा था। तब ईमान खुद से कहता है कि उसने बैंक में जरूरत से ज्यादा चोरी कर ली। यह देखकर ईमान डर गया था। तभी उसकी नींद खुलती है, मतलब वो सपना देख रहा था। उस वक्त वो अपने फादर के साथ हॉस्पिटल में था। अगले सीन में हम देखते हैं इंटर्न और ऐश आयरीन को बताते हैं कि उन पर डिजिटल कर्मा नाम के एक हैकर ने अटैक किया था, लेकिन अब सब ठीक है और ऐसा दोबारा नहीं होगा क्योंकि उसने एंटीवायरस को अपडेट कर लिया है। तब ऐश कहता है कि उन्हें यह बात पुलिस को बतानी चाहिए क्योंकि उनके बैंक का डाटा हैक होते होते बचा है। तब आयरीन कहती है वो इस बात को बाहर नहीं ला सकते वरना उनके कस्टमर पैनिक हो जाएंगे और इस बैंक से अपना अकाउंट क्लोज भी करवा सकते हैं। ऐश बताता है पिछले साल मेंट बैंक को डिजिटल कर्मा नाम के इसी हैकर ने हैक किया था और सारा डाटा वापस करने के बदले 20 मिलियन की फिरौती भी ली थी। आयरीन कहती है वो उन्हें हैकर नहीं टेररिस्ट मानती है क्योंकि हैकर्स हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ देर बाद इंटर्न और ऐश आयरन के केबिन से बात करते हुए बाहर निकलते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि बैंक का स्टाफ टीवी में कुछ देख रहा है और उन सब के चेहरे पर डर है। दरअसल वह टीवी में अपने मैनेजर रेजा की मौत की न्यूज़ देख रहे थे जिसे एक रात पहले किसी ने गोली मार दी। यह न्यूज़ देखकर बैंक स्टाफ को यकीन नहीं हो रहा था। ईमान भी बैंक के बाकी स्टाफ के साथ यह न्यूज़ देख रहा था। तब उसे अपना सपना याद आता है जो उसने पिछली रात देखा था। तब वहां वेंजरोल नाम का एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अपनी टीम के साथ आता है। वेन पहले पुलिस में था। वो बड़े बड़े मिनिस्टर और वीआईपी को प्रोटेक्शन देने की ड्यूटी पर था, लेकिन अब वो एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। वेन बैंक स्टाफ को बताता है वो रेजा के मौत की इन्वेस्टिगेशन करने आया है और इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक कोई भी अपने घर नहीं जा सकता। यह सुनकर ईमान डर जाता है क्योंकि कुछ ही दिन पहले ईमान ने बैंक में एक फ्रॉड किया था। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका फ्रॉड पकड़ा गया तब रेजा के खून का शक भी उस पर ही जाएगा जिसका ईमान से कोई कनेक्शन नहीं। ईमान को पता था अगर पुलिस ने रेजा के कंप्यूटर को चेक किया तो उन्हें ईमान का मेल मिल जाएगा जिसमें उसने मैलवेयर मतलब वायरस भेजा था। अगर उसे बचना है तो उसे वह मेल डिलीट करना होगा, लेकिन उसका लैपटॉप घर पर है और वो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक बैंक से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन उसे पता है अगर वो किसी तरह सर्वर में पहुंच गया तो वो उस मेल और मालवेयर वाली फाइल को डिलीट कर सकता है। लेकिन सर्वर रूम बैंक की बिल्डिंग के 4th फ्लोर पर था और सर्वर रूम में बैंक का कोई भी स्टाफ नहीं जा सकता। सर्वर रूम में जाने का एक्सेस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बस कुछ ही लोगों के पास था। यहां तक जो लिफ्ट 4थे फ्लोर पर जाती थी वो भी उन्हीं लोगों के थंबप्रिंट से चलती है जिन्हें सर्वर रूम में जाने का एक्सेस मिला हुआ है। मतलब ईमान का सर्वर रूम में जाना लगभग नामुमकिन था। ये सारी बातें ईमान को परेशान कर रही थीं और उसे बहुत घबराहट भी होने लगी थी। इसीलिए उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और वह वॉमिटिंग करने वॉशरूम में जाता है। तभी वहां साइबर सिक्योरिटी का एक एम्प्लॉय आता है जिसका नाम शमत था, श्रीमत। वॉशरूम में बेसिन के पास अपना फोन रखकर टॉयलेट में चला जाता है क्योंकि उसका पेट खराब हो गया था। श्रीमत के टॉयलेट में जाते ही उसके फोन पर किसी का कॉल आ रहा था। तब ईमान का ध्यान श्रीमत के फोन पर जाता है। फोन हाथ में लेने पर उसे दिखाई देता है श्रीमत के फोन पर उसके बहुत सारे उंगलियों के निशान हैं। दरअसल श्रीमत साइबर सिक्योरिटी का एम्प्लॉय था, इसीलिए उसके पास सर्वर रूम वाले फ्लोर पर जाने वाली लिफ्ट का एक्सेस है। इसीलिए ईमान उसके फोन का स्क्रीन गार्ड निकाल लेता है क्योंकि स्क्रीन गार्ड पर श्रीमत के फिंगरप्रिंट है। मतलब अब वो 4थे फ्लोर पर जाने वाली लिफ्ट में जा सकता था, लेकिन ईमान का उस लिफ्ट में जाना मना है क्योंकि वो नॉर्मल स्टाफ था। इसीलिए वह जल्दी से हाउसकीपिंग वाले रूम में जाकर हाउसकीपिंग के कपड़े पहनता है और हाउसकीपर का सामान लेकर वहां से निकलता है और जल्दी से उस लिफ्ट के पास जाता है। लिफ्ट में जाने के बाद ईमान वही स्क्रीन गार्ड निकालकर लिफ्ट के सेंसर पर लगाता है। तभी वहां बैंक का एक आदमी फोन पर बात करते हुए आ जाता है।
जिसे देखकर ईमान बहुत डर गया था। वो जल्दी से लिफ्ट का दरवाजा बंद करने के लिए स्क्रीन गार्ड को सेंसर पर लगाता है, लेकिन पहली बार में सेंसर स्क्रीन गार्ड के फिंगरप्रिंट को कैच नहीं करता। तब ईमान जल्दी से स्क्रीन गार्ड पर फूंक कर उसे थोड़ा साफ करता है और जल्दी से सेंसर पर लगाता है। तब सेंसर स्क्रीन गार्ड पर छपे श्रीमत के फिंगरप्रिंट कैच कर लेता है और लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। ऊपर जाने के बाद वो पहले एडमिन पीसी रूम में जाता है, क्योंकि सर्वर रूम में जाने के लिए उसे पहले एक्सेस कार्ड प्रिंट करना होगा। तभी वह सर्वर रूम में इंटर कर सकेगा और सारे एक्सेस कार्ड एडमिन रूम में ही प्रिंट होते हैं। एडमिन रूम में जाने के लिए भी एक्सेस की जरूरत थी, इसीलिए वो फिर से स्क्रीन गार्ड का इस्तेमाल करता है और एडमिन पीसी रूम में जाता है। एडमिन रूम में जाने के बाद ईमान बैंक के एडमिन कंप्यूटर पर सबसे पहले सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट करता है, क्योंकि वो अपने काउंटर से वॉशरूम तक और वहां से हाउसकीपिंग रूम तक सीसीटीवी में आ चुका था। इसीलिए पहले ईमान फुटेज डिलीट करता है। इसके बाद वो बैंक के सारे सीसीटीवी 15 मिनट के लिए बंद कर देता है, ताकि वह वहां से अपने काउंटर तक जा सके। अब उसे सारे काम खत्म करके 15 मिनट में अपने काउंटर पर वापस आना होगा। अगर उसे 15 मिनट से ज्यादा टाइम लगा तो सारे सीसीटीवी शुरू हो जाएंगे और सबको वो सीसीटीवी फुटेज में दिखने लगेगा। इसीलिए ईमान अपनी वॉच में टाइम सेट करता है। इसके बाद वो एडमिन पीसी में बैंक स्टाफ के उन लोगों की लिस्ट चेक करता है जिनके पास सर्वर रूम में जाने का एक्सेस है। तब उसे लिफ्ट में इंटर्न के असिस्टेंट ऐश का नाम भी दिखाई देता है। ईमान तुरंत ऐश के नाम का एक्सेस कार्ड प्रिंट करता है, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो सारा शक ऐश पर ही जाएगा। उधर साइबर सिक्योरिटी की हेड आयरीन वैन और उसकी टीम के साथ अपने केबिन में बात कर रही थी। तभी वहां ऐश और इंटर्न भी आते हैं। ऐश पूछता है, रेजा का कंप्यूटर एरिन के केबिन में कैसे आया? उन्हें पुलिस के आने तक वेट करना चाहिए था, लेकिन आयरीन कहती है कि वो खुद पर्सनली उसके कंप्यूटर को चेक करना चाहती थी। दरअसल आयरीन नहीं चाहती कि रेजा के कंप्यूटर में पुलिस को ऐसा कुछ मिले जिससे बैंक के कस्टमर पैनिक हो जाए। ऐसा होने पर बैंक को बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है और बैंक की रेपुटेशन भी गिर जाएगी। लेकिन ऐश चाहता था कि रेजा के कंप्यूटर की जांच पुलिस ही करे, लेकिन वो सिर्फ एक असिस्टेंट था। तब इंटर्न भी ऐश के इस बिहेवियर से परेशान हो रही थी, क्योंकि वह बस अपनी जॉब करना चाहती थी। तभी वैन किसी से फोन पर बात करता है, फिर इंटर्न और ऐश को अपने साथ चलने कहता है। उधर ईमान एक्सेस कार्ड बनाकर जल्दी से एडमिन रूम से सर्वर रूम की तरफ जाने निकलता है। अब उसके पास सिर्फ 11 मिनट बचे थे। ईमान जैसे ही सर्वर रूम की लिफ्ट की तरफ जाता है, उसे पता चलता है कि लिफ्ट पहले से ऊपर आ रही है, मतलब लिफ्ट में कोई है। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही ईमान पकड़ा जाएगा। लिफ्ट का दरवाजा खुलने पर साइबर सिक्योरिटी स्टाफ की एक लड़की बाहर निकलती है, लेकिन तब तक ईमान लिफ्ट के पास बने एक रूम में छुप गया था। लेकिन लड़की रूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुन लेती है। वो चेक करने रूम की तरफ आ रही थी, लेकिन दरवाजे के पास आने के बाद वो लड़की वापस पलटकर दूसरे रूम में चली जाती है और ईमान बाल बाल बच जाता है। उधर वैन इंटर्न और ऐश को सीसीटीवी रूम में ले जाता है, क्योंकि सारे सीसीटीवी एक साथ ऑफलाइन हो गए, जो ईमान ने ही किया था। इंटर्न बताती है कि सिस्टम अपग्रेड हुआ है, लेकिन वो लोग हमेशा बैंक के वर्किंग आवर खत्म होने के बाद ही अपग्रेड करते हैं। काम के बीच कभी अपग्रेड नहीं किया जाता। ऐश को लग रहा था बैंक के सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है, लेकिन इंटर्न कहती है अब हैकर उनका सिस्टम हैक नहीं कर सकता। वेन कहता है फिर भी उन्हें एक बार चेक कर लेना चाहिए। इटन कहती है उन्होंने अभी अभी फायर सिस्टम अपग्रेड किया है, इसीलिए अब जो भी बाहर से हैक करने की कोशिश करेगा उन्हें पता चल जाएगा। लेकिन ऐश कहता है हैकर बैंक का कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है जिसे हैकिंग और कोडिंग की नॉलेज हो। अरे इस ऐश को तो बैंक में नहीं, वैन की टीम में होना चाहिए था। खैर, उधर ईमान भी 4th फ्लोर पर पहुंच गया था। वो जल्दी से सर्वर रूम में ऐश के बनाए एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल करके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद ईमान देखता है सर्वर रूम में बहुत बड़ी बड़ी सर्वर मशीन्स है। अब उसे ढूंढना होगा कि उसका भेजा मालवेयर मतलब वायरस कौन से सर्वर मशीन में है। अब उसके पास सिर्फ 9 मिनट बचे थे। वो एक एक करके सारी मशीन चेक कर रहा था। तब उसे एक कंप्यूटर सर्वर मशीन से अटैच मिलता है, जिससे पता चल जाएगा कि कौन से सर्वर में मैलवेयर है। इसीलिए वो मैलवेयर मतलब वायरस ढूंढकर उसे डिलीट करने में लग जाता है। उधर इंटर्न को एक कॉल आता है
कि ऊपर एडमिन पीसी रूम का फायरवॉल सिस्टम किसी ने अपग्रेड किया है, तब वो लोग जल्दी से एडमिन रूम में जाते हैं। सिस्टम में देखने के बाद ये पता चलता है कि किसी ने प्रिंटर का इस्तेमाल किया है। ईमान ने ही एक्सेस कार्ड प्रिंट करने प्रिंटर का इस्तेमाल किया था। तभी वैन के मोबाइल पर मैसेज आता है कि ऐश ने कुछ देर पहले सर्वर रूम में एंट्री ली है, लेकिन ऐश वैन के सामने ही खड़ा था। वन ऐश से उसकी आईडी के बारे में पूछता है, तब ऐश अपनी आईडी दिखाता है। वैन को लग रहा था ये सब ऐश ने ही किया है, इसीलिए वो ऐश को अपनी हिरासत में लेने कहता है। तब इंटर्न वैन को रोककर बताती है कि सुबह से ऐश उसके ही साथ है, वो कहीं नहीं गया। तब वैन एडमिन रूम में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकलने से मना करता है। ये कहकर वैन सर्वर रूम चेक करने जाता है। सिस्टम में चेक करने पर इंटर्न को पता चलता है कि किसी ने ऐश के नाम का एक्सेस कार्ड प्रिंट किया है। इंटर्न कहती है कोई है जो उसे और उसकी टीम को फंसाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है सर्वर रूम का एक्सेस सिर्फ उनके ही पास है। उधर ईमान ने सर्वर में भेजा अपना मैलवेयर मतलब वायरस ढूंढ लिया था, लेकिन तब तक वैन भी सर्वर रूम में पहुंच गया था। ईमान को पता चल गया था कि सर्वर रूम में कोई आया है, इसीलिए वह जल्दी से अपनी मैलवेयर फाइल को डिलीट करने का प्रोसेस शुरू करता है और वहीं पर छुप जाता है। वैन एक सर्वर मशीन के पीछे चेक करता है, लेकिन तब तक ईमान जल्दी से भागकर सर्वर रूम के बाहर निकल गया था। लेकिन वैन को भी पता चल गया था कि सर्वर रूम से कोई भागा है, इसीलिए वह जल्दी से भागकर सर्वर रूम से बाहर निकलता है। लेकिन तब तक ईमान सीढ़ियों से नीचे उतर चुका था। वैन तुरंत अपनी टीम को बैंक के सारे एग्जिट कवर करने कहता है, ताकि कोई भी भागकर बैंक से बाहर ना जा सके। नीचे उतरने के बाद ईमान श्रीमत का स्क्रीन गार्ड हाथ में लेकर जल्दी से हाउसकीपिंग रूम की तरफ कपड़े चेंज करने जा रहा था, लेकिन तभी उससे वैन की टीम का एक आदमी टकरा जाता है। ईमान उसे सॉरी बोलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी ईमान को आवाज लगाता है। ईमान रुकता है, लेकिन उसे पता चलता है टकराने की वजह से उसके हाथ से स्क्रीन गार्ड गिर गया था। ईमान बहुत डर गया था। वह सोचने लगता है अगर वो सरेंडर करेगा तो उसे 10 साल की सजा होगी। मतलब उसने पूरी तरह मान लिया था कि अब वो फंस चुका है। लेकिन तभी वो आदमी स्क्रीन गार्ड उठाकर ईमान को लाकर देता है और वहां से चला जाता है। तब ईमान चैन की सांस लेता है, फिर जल्दी से हाउसकीपिंग रूम में अपने कपड़े बदलता है। उधर 15 मिनट पूरे हो चुके थे और सीसीटीवी शुरू हो चुका था, लेकिन तब तक ईमान कपड़े बदलकर अपने काउंटर की तरफ जा रहा था। उसे पता था सीसीटीवी शुरू हो चुका है, इसीलिए वह वॉशरूम वाले रास्ते से काउंटर की तरफ जाता है, ताकि सबको यही लगे कि ईमान वॉशरूम में था। उधर वैन अपनी टीम के साथ जल्दी से बैंक के ट्रांजैक्शन वाले एरिया में जाता है और अपनी टीम से सारे काउंटर चेक करने कहता है कि बैंक का स्टाफ अपनी जगह पर है या नहीं। वैन भी सारे काउंटर चेक करते हुए ईमान के काउंटर के पास आया था। ईमान उसे वहां नहीं दिखता, लेकिन तभी ईमान नीचे से एक पेन लेकर खड़ा होता है। वो वैन को ऐसा दिखाता है कि उसका पेन नीचे गिर गया था और वो उसे ही ढूंढ रहा था। तब वैन वहां से चला जाता है। आगे हम देखते हैं वैन श्रीमत से पूछता है कि वो सेकंड फ्लोर पर क्या कर रहा था। शेमर डरते हुए जवाब देता है वो कहीं नहीं गया, वो काफी देर से अपनी जगह पर ही है। वन पूछता है अगर वह कहीं नहीं गया तब लिफ्ट में जाने के लिए उसके फिंगरप्रिंट कैसे इस्तेमाल हुए। ईमान ने उसके ही फोन से स्क्रीन कार्ड निकाला था और उसी ने शमत के फिंगरप्रिंट इस्तेमाल किए थे ताकि दूसरा शक शमत पर ही जाए। लेकिन इंटर्न श्रीमत को बचाते हुए कहती है कि श्रीमत सुबह से अपनी जगह पर ही था। तब वेन कहता है कि सर्वर रूम का एक्सेस सिर्फ इंटर्न की टीम के पास है, इसीलिए उसे इंटर्न और उसकी टीम पर शक हो रहा था। तब ऐश कहता है कि सर्वर रूम में जाने का एक्सेस सिर्फ वहां की सिक्योरिटी और बैंक के कुछ वाइस प्रेसिडेंट के पास है। वैन कहता है वाइस प्रेसिडेंट को उतना नहीं पता जितना इंटर्न की टीम जानती है। ऐश पूछता है क्या बैंक में ऐसा कोई है जिससे पहले से हैकिंग आती हो। तब इंटर्न को ईमान का ख्याल आता है, क्योंकि उसी ने ईटन के सिस्टम को डिजिटल कर्मा नाम के हैकर से बचाया था। उधर ईमान काउंटर पर खड़ा होकर सोच रहा था कि रेजा की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं, अब वह पूरी तरह से सेफ है, इसीलिए वह खुद को रिलैक्स कर रहा था। तभी वहां इंटर्न आती है और उसे अपने साथ चलने कहती है। इंटर्न उसे बिल्डिंग की टेरेस पर ले जाती है और अपने लैपटॉप में दिखाती है कि किसी ने सर्वर रोम और एडमिन पीसी हैक किया और उन्हीं के एक्सेस कार्ड से वह सर्वर रूम में इंटर भी हुआ।
ईमान कहता है वो अपने काउंटर पर ही था, अगर वो चाहे तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकती है। ईमान को पता था सीसीटीवी उस समय बंद थे, लेकिन इंटर्न को यह बात पता नहीं थी कि ईमान को सीसीटीवी के बारे में सब पता है। इंटर्न को लगता है ईमान को सीसीटीवी के बारे में नहीं पता कि अब 15 मिनट से बंद था, इसीलिए वो सच में कहीं नहीं गया होगा, वरना सीसीटीवी फुटेज चेक करने नहीं कहता। तब इंटर्न उससे माफी मांगती है। अगले सीन में हम देखते हैं ईमान अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल जाता है। उसके फादर की सर्जरी हो गई थी और वो पूरी तरह ठीक थे। ये देखकर ईमान अभी बहुत खुश था, क्योंकि अब उसे किसी बात की कोई टेंशन नहीं थी। दोनों कुछ देर हंसी मजाक करते हैं। तभी डॉक्टर ईमान को बुलाकर बताती है उसके फादर अब खतरे से बाहर है और उन्हें 1 हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज दे दिया जाएगा, लेकिन तब तक बेड चार्जेस, मेडिसिन और टेस्ट में लगभग 15,000 रिंगिट का खर्चा आएगा। मतलब अब ईमान को जल्दी से जल्दी 15,000 रिंगिट की जरूरत थी। वो खुद को कोसने लगता है, क्योंकि उसने अब बैंक के मैलवेयर मतलब वायरस को भी डिलीट कर दिया और बैंक में अब रेज की मौत की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। मतलब अब वो फिर से अपने बैंक से पैसे नहीं चुरा सकता। एटीएम से बाहर निकलकर वो वापस एटीएम में पलट कर देखता है। तब उसे दिखाई देता है कि एटीएम में 3 अलग अलग बैंक की मशीन लगी है। तब उसके दिमाग में एक बात आती है कि उसके देश में एक नहीं बल्कि बहुत सारी बैंक्स हैं। ईमान को यह भी पता चल गया था उसका मैलवेयर मतलब वायरस उसकी बैंक में काम कर सकता है, तो देश की सभी बैंक में काम कर सकता है। मतलब अब ईमान दूसरे बैंक को टारगेट करने की सोच रहा था। वो जल्दी से अपने घर जाता है और अपने लैपटॉप में सेम प्रोसीजर शुरू करता है जो उसने बिंटांग बैंक को लूटने किया था। ईमान को पता था कि हर बैंक में एक एडमिन पीसी होता है जो सर्वर रूम से कनेक्ट होता है। जब उसका बनाया मैलवेयर एडमिन पीसी में जाएगा तब उसका सर्वर हैंग होगा, जिसे रिपेयर करने बैंक वाले आईटी डिपार्टमेंट वालों को बुलाएंगे और आईटी डिपार्टमेंट वाले सिस्टम में नया पासवर्ड डालेंगे जो ईमान को पता चल जाएगा। इस तरह से ईमान मैंट्री बैंक को टारगेट करता है, जिसके टोटल 1 करोड़ 20 लाख कस्टमर्स हैं। मतलब सारे कस्टमर के अकाउंट से 1 पैसा काटने पर टोटल अमाउंट 1,02,000 होगा, मतलब पिछले अमाउंट से भी ज्यादा। फिर ईमान देश की सारी बैंक का पता लगाता है। तब उसे पता चलता है कि देश में टोटल 9 बैंक है, जिसमें से बिंटांग बैंक में चोरी हो चुकी है। मतलब उसके पास अब भी 8 बैंक है और 8 बैंक के टोटल 8 करोड़ कस्टमर्स हैं। मतलब हर बैंक से रोज 1 पैसा भी कटा तब ईमान रोज के लाखों कमा सकता है। यह सब सोचकर ईमान काफी शौक था। उसे पता था कि वह बहुत जल्द अमीर बनने वाला है। उधर इंटर सर्वर रूम में जाकर सारा डाटा चेक करती है। तभी वहां ऐश आता है। ऐश उससे कहता है कि वो उसकी मदद करने आया है, लेकिन इंटर्न कहती है कि उसे खुद के काम खुद ही करना पसंद है। यहां साफ दिख रहा था अब इंटर्न ऐश को पसंद नहीं कर रही। तभी अचानक इंटर्न को आयरन का मैसेज आता है। वो ऐश और इंटर्न को अपने केबिन में बुला रही थी। इंटर्न अपनी बॉस आयरीन को बताती है कि कोई भी डाटा या पैसा चोरी नहीं हुआ और ना ही उसे सर्वर में कोई मैलवेयर मिला, क्योंकि ईमान ने पहले ही सब कुछ डिलीट कर दिया था। लेकिन आयरीन कहती है कि एक हैकर सर्वर रूम में गया और उसने कुछ नहीं किया। अगर उसे कुछ नहीं करना था तब वो इतना रिस्क लेकर सर्वर रूम में गया ही क्यों? इंटर्न कहती है यह जिसने भी किया है उसने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया और बिना सीसीटीवी फुटेज के उसे पकड़ा नहीं जा सकता। आयरन को इंटर्न का यह जवाब पसंद नहीं आता। तब आयरन एस से पूछती है कि उसे इंटर्न के अंडर काम करना कैसा लग रहा है। ऐश कहता है कि इंटर्न बहुत अच्छी बॉस है और उसे उसके साथ काम करने में मजा आ रहा है। तब आयरन कहती है कि इंटर्न के काम करने के बाद भी उनके बैंक में इतना सब हो चुका है, वो यह सब रोक नहीं सकी। इंटर्न कहती है हैकर ने इंटरनली नहीं बल्कि फिजिकली अटैक किया है और उसका काम इंटरनल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। यह सुनते ही आयरन को गुस्सा आ जाता है और एरन इंटर्न के असिस्टेंट ऐश को डिपार्टमेंट का हेड बना देती है। यह सुनते ही ऐश और इंटर्न बहुत ज्यादा शॉक में थे। मतलब अब ऐश इंटर्न का बॉस बन गया था। यह सुनने के बाद इंटर्न वहां से गुस्से में चली जाती है। इंटर्न के केबिन के आने के बाद शेमर उसके केबिन में कुछ बताने आया था, लेकिन इंटर्न गुस्से में थी, इसीलिए वो उसे जाने कहती है। लेकिन शेमर कहता है उसे कुछ देखने की जरूरत है। फिर शेमर अपने फोन को इंटर्न के लैपटॉप से कनेक्ट करता है और इंटर्न को बताता है जितनी भी सीसीटीवी फुटेज डिलीट हुई है
उसने उनमें से कुछ फुटेज को रिकवर कर लिया है। तब इंटर्न वॉशरूम की फुटेज देखती है जिसमें ईमान वॉशरूम से बाहर निकल रहा था और वो सीसीटीवी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तब इंटर्न को ईमान पर शक हो जाता है। आगे हम देखते हैं ईमान अपने फादर को एक स्पोर्ट्स कार में घुमा रहा था। फिर उन्हें एक फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट में ले जाता है। उसके फादर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ईमान के पास इतना पैसा कहां से आया। घर में जाने के बाद ईमान अपने फादर को पूरा घर दिखाता है जिसमें स्विमिंग पूल भी था। ईमान के फादर पूछते हैं कि यह किसका घर है। तब ईमान बताता है कि यह उनका ही घर है, लेकिन यह सुनने के बाद उसके फादर खुश नहीं होते। ईमान के फादर उससे पूछते हैं कि क्या उसने इस घर को खरीद लिया है। ईमान ने फिलहाल इस घर को रेंट पर लिया था। तब ईमान के फादर पूछते हैं कि इन सब के लिए उसके पास इतना पैसा कहां से आया। उसके फादर को लग रहा था ईमान ने ड्रग बेचना शुरू कर दिया है, लेकिन ईमान कहता है ऐसा कुछ नहीं, बल्कि उसे बैंक में प्रमोशन मिला है। अब वो नॉर्मल वर्कर नहीं रहा। ईमान कहता है अब वो अमीर बन गए हैं, लेकिन उसके फादर को अब भी शक था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलते। आगे हम देखते हैं ईमान और उसके फादर खाना खाते हैं। ऐसा खाना दोनों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। खाना खाते समय घर की डोर बेल बजती है। तब ईमान उठकर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही ईमान को कोई जोर से मारता है। ये देखकर उसके फादर खड़े हो जाते हैं। तब हम देखते हैं देवन और उसके आदमी वहां आए थे। देवन को देखकर ईमान और उसके फादर डर गए थे। देवन कहता है कि उसे पता चला ईमान अब बहुत अमीर आदमी बन गया है। यह कहकर देवन ईमान पर गन तान देता है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और गोली चलने की आवाज आती है और यहां सीरीज का फर्स्ट सीजन एंड होता है। अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।